अध्याय 391 फ्रोजन आइस संप्रदाय में आर्यन का आगमन। हर्षल एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिख रहा है जिसमें कोई आत्मा ही न हो। फ्रोजन आइस संप्रदाय की महिलाएं तब चौंक गईं जब उन्होंने हर्षल को देखा, जो अचानक उनके सामने काफी दूर रुक गया था। संप्रदाय की महिलाओं ने हर्षल से निकलने वाली एक अजीब बात पर ध्यान दिया। लड़कियों के लिए वर्तमान हर्षल बिना आत्मा वाले मानव जैसा दिख रहा है। गेट ऑफ इटर्निटी संप्रदाय के लोगों ने भी हर्षल के बारे में कुछ अजीब महसूस किया। क्या हो रहा है? युवा मास्टर हर्षल के साथ क्या गलत है? वो अचानक बीच में क्यों रुक गया? जितेंद्र समझ नहीं पाया कि हर्षल अचानक आधे रास्ते में क्यों रुक गया। इसके अलावा हर्षल जहां खड़ा था वहां से 1 इंच भी नहीं हिला। वर्तमान में हर्षल का मन अपने सबसे कमजोर स्तर पर है। कंचन के लिए हर्षल को पूरी तरह से नियंत्रित करने का यह सही मौका था। इस तरह उसे अब गेट ऑफ इटर्निटी संप्रदाय के लोगों से डरने की जरूरत नहीं होगी। शुरुआत से ही कंचन ने देखा था कि गेट ऑफ इटर्निटी संप्रदाय के लोग हर्षल का इतना सम्मान कैसे करते हैं। निश्चित रूप से गेट ऑफ इटर्निटी संप्रदाय के भीतर हर्षल का पद काफी ऊंचा था, अन्यथा ये शक्तिशाली लोग हर्षल का इतना सम्मान कैसे कर सकते थे। बूम! जब कंचन हर्षल को नियंत्रित करना चाहती थी, तभी कंचन के ठीक सामने बिजली गिरी। बिजली का झटका बहुत तेज था। बिजली गिरने से एक विस्फोट हुआ जिसमें जबरदस्त शक्ति थी। आह! कंचन और उसके पीछे की सभी महिलाएं इस बिजली से तुरंत पीछे की ओर उड़ गईं। बिजली के झटके की चपेट में आने के बाद कंचन और संप्रदाय की महिलाओं को काफी गंभीर चोटें लगीं। उन सभी महिलाओं में जो अभी गड़गड़ाहट के विस्फोट से प्रभावित हुई थीं, कंचन वो थी जिसे सबसे अधिक चोटें आई थीं, क्योंकि वो बिजली के विस्फोट के सबसे करीब थी। कंचन अभी भी भाग्यशाली थी कि वो बिजली के विस्फोट की सीधी चपेट में नहीं आई। अगर वो सीधे टकराती तो निश्चित रूप से उसे अभी की तुलना में अधिक गंभीर चोटें आती या उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तुम सभी हमारे युवा मास्टर पर भ्रम डालने के लिए काफी साहसी हो, सलमान ने संप्रदाय की महिलाओं से बात की। इससे पहले सलमान देख रहा था कि हर्षल संप्रदाय में क्या करने जा रहा है। अप्रत्याशित रूप से जब वो आधे रास्ते पर था तो हर्षल अचानक रुक गया। क्षण भर बाद हर्षल एक बेजान व्यक्ति की तरह दिखने लगा। ये देखकर सलमान जान गया कि हर्षल किसी के भ्रम के जाल में था। हर्षल को भ्रम में फंसा देखकर सलमान ने तुरंत पता लगाया कि वो व्यक्ति कौन था जिसने हर्षल के साथ ऐसा किया था। थोड़ी देर खोजने के बाद भी सलमान को ऐसा कोई नहीं मिला जिसने हर्षल पर भ्रम का प्रयोग किया था। ये व्यक्ति बहुत महान था, यहाँ तक कि सलमान भी इस भ्रम तकनीक उपयोगकर्ता के अस्तित्व को नहीं ढूंढ सका। सलमान को कंचन पर बिल्कुल संदेह नहीं था। वैसे भी कंचन ऐसी नहीं लग रही थी जो भ्रम तकनीक का उपयोग कर रही हों। भ्रम तकनीक का उपयोग करने वाले निश्चित रूप से इतने मूर्ख नहीं होंगे कि अपनी भ्रम तकनीक वहां उपयोग करें जहां दुश्मन उन्हें स्पष्ट रूप से देख सके। निश्चित रूप से वे खतरे से बचने के लिए किसी अदृश्य जगह पर भ्रम तकनीक का उपयोग करेंगे। दोषी को न पाकर सलमान को संप्रदाय की सभी महिलाओं पर हमला करना पड़ा। ये निश्चित होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने हर्षल पर भ्रम का इस्तेमाल किया था वो संप्रदाय की महिलाओं में से एक थी। युवा मास्टर हर्षल, क्या आप ठीक हैं? जितेंद्र ने हर्षल को जगाने की कोशिश की। जब जितेंद्र ने हर्षल को जगाया तो हर्षल होश में आने लगा। कंचन की भ्रम तकनीक कट जाने के बाद हर्षल अब होश में आ गया है। अभी मेरे साथ क्या हुआ था? हर्षल अभी भी थोड़ा भ्रमित लग रहा है कि उसके साथ क्या हुआ था। युवा मास्टर, आप अभी किसी की भ्रम तकनीक की चपेट में आ गए थे। आसमान में मौजूद सलमान ने हर्षल को समझाया कि अभी क्या हुआ था। हर्षल को अब याद आया, इससे पहले कि वो एक बहुत ही डरावने राक्षस के साथ अंधेरे में फंस गया था। ये सोचना कि वो डरावना राक्षस अभी किसी के द्वारा बनाया गया एक भ्रम था। हर्षल ने संप्रदाय की महिलाओं की ओर देखा। इन्हीं लोगों के बीच वो अपराधी होना चाहिए जिसने खुद को भ्रम में फंसाया था। मैं निश्चित रूप से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हर्षल इस समय बहुत गुस्से में है। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो एक ऐसी महिला से खेला जाए जो खुद से बहुत कमजोर है। तुम सभी जल्दी करो और इन सभी महिलाओं को प्रोफाउंड आर्क पर ले आओ। हर्षल ने अपने अधीनस्थों को संप्रदाय की महिलाओं को प्रोफाउंड आर्क पर ले जाने का आदेश दिया। हर्षल ने संप्रदाय की महिलाओं के साथ खेलने का अपना मूड खो दिया है। अब वो बस इन सुंदर महिलाओं को अपने साथ ले जाना चाहता है और अभी जो हुआ उसका बदला लेना चाहता है। जितेंद्र सहित हर्षल के सभी अधीनस्थ तैयार हो गए। वे तुरंत महिलाओं को प्रोफाउंड आर्क में ले जाने के लिए उनकी ओर बढ़े।
संप्रदाय की महिलाएं वर्तमान में पूरी तरह से असहाय थीं। उनमें उन लोगों के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं थी जो उनके रास्ते में आ रहे थे। जितेंद्र और गेट ऑफ इटर्निटी संप्रदाय के लोग महिलाओं के सामने पहुंचे। हा हा हा, आप सभी को आभारी होना चाहिए कि हमारे युवा मास्टर आपकी कुंवारी यिन की चाहते हैं। जितेंद्र संप्रदाय की महिलाओं की दयनीय स्थिति देखकर संतुष्टि के साथ हंसा। हम उस आदमी के लिए दोहरी साधना भट्ठी बनने के बजाय मर जाना पसंद करेंगे। संप्रदाय की कई महिलाओं ने एक बर्फ का चाकू निकाला और आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई। वे हर्षल के लिए दोहरी साधना भट्ठी बनने के बजाय इस तरह मर जाना पसंद करेंगी। इसे रोको। मालती उन महिलाओं को रोकने की कोशिश करती है जो महिलाएं आत्महत्या करना चाहती हैं। दुर्भाग्य से मालती की ताकत अभी तक वापस नहीं आई थी। वो कुछ महिलाओं को आत्महत्या करने से नहीं रोक सकी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से खुद को मारने नहीं दूंगा। जितेंद्र ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक पाउडर निकाला। उसने ये पाउडर संप्रदाय की महिलाओं की ओर फेंका। जितेंद्र ने जो पाउडर फेंका था वो संप्रदाय की महिलाओं ने सांस के साथ अंदर ले लिया। जिन महिलाओं ने इस पाउडर को सांस के साथ अंदर लिया था उनकी ताकत तुरंत खत्म हो गई। उनके शरीर गर्म और बहुत असहज महसूस होने लगे। मालती और कंचन ने जल्दी से अपने मुंह और नाक ढक लिए, इसलिए उन दोनों ने वो पाउडर अंदर नहीं लिया जो जितेंद्र ने अभी फेंका था। मालती और कंचन ने उन सभी महिलाओं की ओर देखा जिन्होंने वो पाउडर सांस के साथ ले लिया था जो जितेंद्र ने अभी फेंका था। संप्रदाय की वर्तमान महिलाओं के चेहरे सेब की तरह लाल थे और उनकी सांसें भी बहुत अस्थिर लग रही थीं। सिर्फ इसे देखकर मालती और कंचन ये निष्कर्ष निकाल सकती थीं कि वर्तमान में महिलाएं कामोत्तेजक दवा के प्रभाव में होनी चाहिए। ऐसा लग रहा था कि जितेंद्र ने जो पाउडर फेंका था वो एक कामोत्तेजक पाउडर था। हा हा हा, तुम सभी अब स्वयं को मार नहीं पाओगे। कृपया हमारे युवा मास्टर के लिए दोहरी साधना का आधार बनने के अपने भाग्य को स्वीकार करो। जितेंद्र फिर से हंसा। वो संतुष्ट था जब उसने देखा कि उसके द्वारा फेंके गए कामोत्तेजक पाउडर ने महिलाओं को प्रभावित करने में सफलता पाई है। जितेंद्र ने जो कामोत्तेजक पाउडर फेंका था वो एक नया वर्जन था जो जितेंद्र विकसित कर रहा था। इसलिए जितेंद्र को अभी भी नहीं पता था कि उसके द्वारा उपयोग किया गया कामोत्तेजक पाउडर कितना मजबूत था। तुम सभी जल्दी करो और इन सभी महिलाओं को वापस प्रोफाउंड आर्क में ले आओ। जितेंद्र ने अपने पीछे के लोगों को संप्रदाय की सभी महिलाओं को प्रोफाउंड आर्क में ले जाने का आदेश दिया। हर कोई समझ गया। वे तुरंत महिलाओं को प्रोफाउंड आर्क में ले जाने के लिए चले गए। बूम! जब गेट ऑफ इटर्निटी संप्रदाय के लोग उन महिलाओं को ले जाना चाहते थे जो कामोत्तेजक प्रभाव में थीं, अचानक गेट ऑफ इटर्निटी संप्रदाय के पीछे एक विस्फोट और भूकंप आया। जो लोग महिलाओं को ले जाना चाहते थे वे तुरंत रुक गए। उन सभी ने तुरंत अभी हुए विस्फोट के स्रोत की ओर देखा। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन सभी ने एक बर्फ की धुंध देखी जिसने उनकी दृष्टि को ढक लिया था। बर्फ की धुंध में उन्होंने किसी अजनबी की छाया देखी। बर्फ का कोहरा पूरी तरह से खत्म होने के बाद गेट ऑफ इटर्निटी संप्रदाय के लोगों ने बर्फ के बीच किसी को खड़ा देखा। गेट ऑफ इटर्निटी संप्रदाय के लोगों ने बर्फ के बीच एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति को खड़ा देखा। इस सुंदर व्यक्ति ने गेट ऑफ इटर्निटी संप्रदाय के लोगों की ओर अत्यंत शत्रुतापूर्ण नजर से देखा। ये बहुत ही सुंदर व्यक्ति निश्चित रूप से आर्यन था। आर्यन जो अभी अभी पहुंचा था वो ये देखकर आग बबूला हो गया कि फ्रोजन आइस संप्रदाय को इस हाल में बदल दिया गया था। आर्यन उन लोगों को उनके किए की सजा देने के लिए उत्सुक था जिन्होंने फ्रोजन आइस संप्रदाय को नष्ट किया था। पति! मालती और कंचन ने एक साथ आर्यन को पति कहकर पुकारा। मालती और कंचन आर्यन को इस स्थान पर आते देखकर बहुत खुश हुईं। अब जबकि वे दोनों बहुत राहत महसूस कर रही थीं, मालती और कंचन को वास्तव में विश्वास था कि आर्यन निश्चित रूप से गेट ऑफ इटर्निटी संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों को हरा सकता है। गेट ऑफ इटर्निटी संप्रदाय के लोग पूछने लगे कि वो सुंदर आदमी कौन था जो अभी इस स्थान पर आया था। उन सभी को आर्यन से खतरा महसूस हो रहा था। आर्यन ने उस दिशा में देखा जहां संप्रदाय की महिलाएं थीं। उसने पाया कि मालती और कंचन वर्तमान में भारी घायल थीं। अध्याय 392 प्रतिबंधित रिश्ता जो मिल गया है। आर्यन सीधे मालती और कंचन के पास गया। वो उन दोनों की स्थिति देखना चाहता था। अनंत द्वार संप्रदाय के लोग ये देखकर चौंक गए कि आर्यन पहले से ही उनके बगल में था। तुम कौन हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? हर्षल के गुर्गों में से एक ने आर्यन से पूछा। आर्यन ने इन लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना हाथ लहराया और एक अपार शक्ति सीधे अनंत द्वार संप्रदाय के लोगों की ओर बढ़ी।
अनंत द्वार संप्रदाय के लोग आर्यन द्वारा उड़ा दिए गए। यहां तक कि जितेंद्र को भी आर्यन के हाथ के एक झटके से कई दर्जन कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जितेंद्र को उम्मीद नहीं थी कि उसे आर्यन द्वारा पीछे धकेल दिया जाएगा। जितेंद्र ने बार बार उस शक्ति के स्तर की पुष्टि की थी जो आर्यन के पास थी। परिणाम स्वरूप जितेंद्र ने पाया कि आर्यन के शरीर में जरा सी भी ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी। इसका वास्तव में कोई मतलब नहीं था। अगर आर्यन एक साधारण व्यक्ति था तो वो इस तरह की शक्ति कैसे निकाल सकता था? आर्यन अभी भी रेडरन हार का उपयोग करके अपनी शक्ति छिपा रहा था, इसलिए वर्तमान में कोई भी उसकी शक्ति को देख पाने में सक्षम नहीं था। सलमान भी आर्यन के पास मौजूद शक्ति का स्तर का पता नहीं लगा सका। सलमान ये सोचने लगा कि इस व्यक्ति का साधना आधार उसके अपने आधार से कहीं अधिक हो सकता है। सलमान ने यह नहीं सोचा था कि आर्यन अपनी शक्ति छिपाने के लिए एक दिव्य वस्तु का उपयोग कर रहा है। ये वास्तव में बहुत अजीब लग रहा था। अगर आर्यन ओवरलॉर्ड रेल्म के 10वें स्तर पर होता तब भी सलमान ये बता पाने में सक्षम होता कि आर्यन का वर्तमान स्तर क्या है। लेकिन इस समय जो हुआ वो ये था कि सलमान आर्यन के शरीर के भीतर जरा सी भी ऊर्जा महसूस नहीं कर सका। अनंत द्वार संप्रदाय के लोगों को दूर खदेड़ने के बाद आर्यन मालती और कंचन की स्थिति देखने गया। क्या तुम दोनों ठीक हो? आर्यन ने मालती और कंचन की स्थिति पूछी। हम ठीक हैं, सौभाग्य से तुम समय पर आ गए, अन्यथा उस निर्लज्ज आदमी द्वारा हमारा अनादर किया जा सकता था। कंचन ने हर्षल की ओर इशारा किया जो इस स्थान की सभी महिलाओं के साथ बुरा काम करना चाहता था। कंचन ने आर्यन को बताया कि उसके और मालती के साथ क्या हुआ था। अगर आर्यन अभी नहीं आता तो यहाँ की सभी महिलाओं के साथ हर्षल द्वारा दुर्व्यवहार किया गया होता। आर्यन जिसने ये सुना वो बहुत क्रोधित हुआ। उस हर्षल की उन महिलाओं के साथ बुरा काम करने की हिम्मत कैसे हुई जिन्हें वो इतना प्यार करता था? तुम दोनों निश्चिंत रहो, मैं अब यहाँ आ गया हूं, तुम दोनों निश्चित रूप से ठीक रहोगी। आर्यन ने मालती और कंचन को अपनी बाहों में भर लिया। जब आर्यन ने उन्हें गले लगाया तो मालती और कंचन को एक सुखद एहसास हुआ। जितेंद्र, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उस व्यक्ति को जल्दी से यहां से हटाओ। हर्षल ये देखकर क्रोधित हो गया कि आर्यन उन महिलाओं को गले लगा रहा है जिन्हें वो पाना चाहता था। हर्षल चाहता था कि जितेंद्र जल्द से जल्द आर्यन को मार डाले। जितेंद्र ने हर्षल के आदेशों का पालन किया। जितेंद्र ने अपनी भंडारण अंगूठी से अपनी तलवार निकाली। जितेंद्र ने अपनी तलवार उठाई और आर्यन की ओर बढ़ा जो मालती और कंचन को गले लगा रहा था। जैसे ही जितेंद्र आर्यन पर हमला करना चाहता था, आसमान के ऊपर से आग का एक विशाल गोला आया जिसका निशाना वही था। विशाल आग के गोले को अपनी ओर आते देखकर जितेंद्र उस पर दागे जा रहे विशाल और गर्म आग के गोले से बचने के लिए तुरंत जितना संभव हो सके पीछे हटना पड़ा। लानत है, ये अब और कौन है? जितेंद्र ने उस व्यक्ति को कोसा जिसने उस पर विशाल आग का गोला दागा था। जितेंद्र के कथन निकलने के कुछ ही समय बाद आसमान के ऊपर से कई अत्यंत सुंदर महिलाएं उतरीं। ये सुंदर महिलाएं ऐसी लग रही थीं जैसे सुंदर देवियां पृथ्वी पर उतर रही हों। जब हर्षल ने आसमान से उतरती सुंदरियों को देखा तो वो सबसे अधिक उत्साहित था। उसकी लार टपकने लगी थी। उसके मन में आया कि उसे उन सुंदर महिलाओं को पाना चाहिए जो अभी यहाँ आई हैं। जो सुंदर महिलाएं अभी अभी आई थीं वो थीं प्रिया, माधुरी, मीनल, नैना, रीना, परी, नलिनी और सुमित्रा। वे सभी ठीक आर्यन के सामने उतरीं। प्रिया और अन्य महिलाओं ने वो स्थान देखा जहां हिम संप्रदाय का युद्ध क्षेत्र था। ये युद्ध क्षेत्र बहुत अव्यवस्थित था। संप्रदाय की कई महिलाएं चल रही लड़ाइयों में चोटों से जूझ रही थीं। सुमित्रा वर्तमान में अपनी पारदर्शी आंखों से आर्यन को देख रही थीं। सुमित्रा की आंखों के भीतर एक ऐसा झटका था जो उसने इस जीवन में कभी बाहरी लोगों को नहीं दिखाया था। सुमित्रा को उम्मीद नहीं थी कि जिस महिला का संबंध आर्यन से है वो मालती होगी जो वर्तमान संप्रदाय प्रमुख थी। ये कुछ ऐसा था जिसकी सुमित्रा ने इस जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी। सुमित्रा को उम्मीद नहीं थी कि मालती संप्रदाय के उन नियमों का उल्लंघन करेगी जो लंबे समय से अस्तित्व में थे। मालती ने वास्तव में हिम संप्रदाय की एक भी महिला की जानकारी के बिना एक बाहरी व्यक्ति से प्रतिबंधित रिश्ता बनाया था। सुमित्रा वास्तव में नहीं जानती थी कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। क्या उसे क्रोधित होना चाहिए, घृणा करनी चाहिए या आर्यन और मालती को ऐसा करते देख बस चुप रहना चाहिए? इसे लो। आर्यन ने मालती और कंचन को एक औषधि दी जो उनके वर्तमान घावों को भर सकती थी। आर्यन ने मालती को कुछ दिव्य पीच भी दिए। दिव्य पीच के अंदर ऊर्जा बहाल करने का प्रभाव होता है। आर्यन को उम्मीद थी कि ये दिव्य पीच मालती की ऊर्जा बहाल करने के लिए पर्याप्त होगा। आर्यन ने मालती और कंचन से पहले आराम करने के लिए भी कहा और बाकी सब खुद पर छोड़ देने को कहा। मालती और कंचन ने सिर हिलाया।
उन दोनों ने आर्यन द्वारा दी गई औषधियां खाईं, जिसके बाद वे अपनी शक्ति वापस पाने के लिए आराम करने लगी। हर्षल, जल्दी करो और उन सुंदर महिलाओं को पकड़ो जो अभी आई हैं। मुझे ये सभी सुंदरियां चाहिए। जल्दी करो और उन्हें मेरे पास लाओ। हर्षल ने अनंत द्वार संप्रदाय के सभी लोगों को तुरंत उन सभी बेजोड़ महिलाओं को पकड़ने का आदेश दिया। जितेंद्र, सलमान और अनंत द्वार संप्रदाय के लोग केवल हर्षल के आदेशों का पालन कर सकते थे। वे सभी प्रिया, माधुरी, मीनल, नैना, रीना, परी, नलिनी और सुमित्रा की ओर बढ़े जो अभी आई थीं। सब लोग, क्या आप लड़ने और हमारे द्वारा किए गए प्रशिक्षण के परिणाम दिखाने के लिए तैयार हैं? प्रिया ने आर्यन की उन सभी महिलाओं से बात की जो उसके बगल में थीं। सभी महिलाओं ने सिर हिलाया। वे अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार थीं। प्रिया, माधुरी, मीनल, नैना, रीना और परी युद्ध में कूद पड़ीं। वे अनंत द्वार संप्रदाय के उन लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थीं जिनकी नजरें उन पर थीं। अनंत द्वार संप्रदाय के लोगों के पास विभिन्न शक्तियां थीं। जितेंद्र और उन बुजुर्गों के अलावा जो हर्षल के साथ आए थे, इस संप्रदाय के औसत व्यक्ति की शक्ति मिडिल एम्परर रेल्म चरण में थी। प्रिया और अन्य महिलाओं ने आपस में काम बांटना शुरू कर दिया। वे इन लोगों के खिलाफ जीतने के लिए मिलकर काम करने की कोशिश करेंगी। अध्याय 393 अनंत द्वार संप्रदाय के विरुद्ध 1। महिलाओं ने अपने अपने कर्तव्यों को विभाजित करना शुरू कर दिया। कुछ सामने से हमला करेंगी और कुछ पीछे से मदद करेंगी। सामने से हमला करने की प्रभारी महिलाएं माधुरी, मीनल और नैना थीं, जबकि बाकी महिलाएं पीछे का मोर्चा संभालेंगी। माधुरी ने अपनी तलवार निकाली, जबकि नैना और मीनल ने कोई हथियार नहीं लिया। अब तक नैना को अपने लिए कोई उपयुक्त हथियार नहीं मिला था, इसी कारण उसने कोई हथियार बाहर नहीं निकाला। भले ही उसके पास हथियार नहीं था, फिर भी नैना के पास कुछ ऐसा था जो उसे शत्रुओं के खिलाफ लड़ने में मदद कर सकता था, जिसे शाश्वत देवी पुष्प तकनीक कहा जाता है। ये तकनीक नैना को अनंत द्वार संप्रदाय के लोगों के खिलाफ लड़ने में मदद कर सकती थी, जबकि मीनल को इस तरह के लोगों से निपटने के लिए किसी हथियार की आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल जितेंद्र और सलमान को हराने के लिए अपनी हथेली की आवश्यकता थी। पीछे की ओर केवल प्रिया के पास कमल वीणा के रूप में एक हथियार था। इस कमल वीणा के साथ वो सामने से माधुरी, मीनल और नैना की मदद करेगी। प्रिया की तरफ रीना और परी थीं, जो सामने वाली महिलाओं की मदद के लिए भी तैयार थीं। अनंत द्वार संप्रदाय के लोग प्रिया और आर्यन की अन्य महिलाओं पर हमला करने के लिए आए। माधुरी, मीनल और नैना ने तुरंत अपनी ऊर्जा का उपयोग किया। माधुरी, मीनल और नैना के शरीर एक मजबूत आभा से घिर गए थे। उन तीनों में मीनल की आभा सबसे दबंग और सबसे शक्तिशाली थी। मीनल के पास मौजूद आभा ने अनंत द्वार संप्रदाय के लोगों को डरा दिया। यहां तक कि जितेंद्र और सलमान भी मीनल की शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहे थे। जितेंद्र और सलमान प्रिया और अन्य महिलाओं की ताकत महसूस करने में सक्षम हो सकते थे, जबकि मीनल के लिए वे दोनों वास्तव में मीनल के पास मौजूद ताकत के स्तर को महसूस नहीं कर सके। मीनल आगे बढ़ने वाली पहली महिला थी। वो जितेंद्र और सलमान की ओर गई। मीनल ने अपनी सफेद कमल जैसी कोमल हथेलियों को फैलाया। इन हथेलियों से गहरी लपटें प्रकट हुईं। मीनल इस हथेली का उपयोग करके जितेंद्र और सलमान को मारने जा रही थी। जितेंद्र और सलमान पीछे नहीं रहे। जब उन्होंने मीनल को उन दोनों पर हमला करते देखा, जितेंद्र और सलमान ने अपनी हथेलियां फैलाईं। उन दोनों ने मीनल के हमले का मुकाबला किया। मीनल की हथेलियां जितेंद्र और सलमान की हथेलियों से टकरा गईं। जब जितेंद्र और सलमान की हथेलियां मीनल से मिली तो उनकी हथेलियां किसी चीज से टकराती हुई नहीं लगीं। जैसे ही उन्होंने करीब से देखा, मीनल की लपटों से मिलते ही उनकी हथेलियां पिघल गईं। मीनल के पास जो आग है वो अत्यंत गर्म है। ये फीनिक्स की आग है। निश्चित रूप से ये छूने पर बहुत गर्म होगी। यहां तक कि पत्थर भी पिघल सकते थे यदि वे मीनल की फीनिक्स लपटों से टकरा जाएं। आह! जितेंद्र और सलमान पागलों की तरह चिल्लाए जब उन्होंने देखा कि उनके हाथ मीनल की फीनिक्स लपटों से पिघल गए हैं। जितेंद्र और सलमान दोनों को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ जब उनके हाथ पिघले, क्योंकि फीनिक्स की लपटें इतनी गर्म थीं कि उनके हाथ पिघलते समय उन्हें दर्द का एहसास भी नहीं हुआ। जितेंद्र और सलमान तुरंत मीनल से जितना संभव हो सके दूर हट गए। वे दोनों मीनल से निपटने से डर रहे थे। मीनल ने उन दोनों बुरे लोगों को भागने नहीं दिया। वो उड़कर जितेंद्र और सलमान के और करीब जाने लगी। माधुरी और नैना ने भी हिलना शुरू कर दिया। दोनों का लक्ष्य हर्षल के अधीनस्थ थे, जो औसतन एम्परर रेल्म के मध्य चरण में थे। ब्लू मून शैडो ब्लिंक। माधुरी ने तुरंत अनंत द्वार संप्रदाय के लोगों के पीछे जाने के लिए अपनी तकनीक का उपयोग किया। अनंत द्वार संप्रदाय के लोग इस बात से अनजान थे कि माधुरी पहले से ही उनके पीछे थी। इसका कारण ये था कि जहां माधुरी पहले खड़ी थी वहां एक छाया आ गई थी जो बिल्कुल माधुरी की तरह दिखती थी। पीछे की ओर अनंत द्वार संप्रदाय के लोगों को बेखबर देखकर माधुरी ने तुरंत अपने सबसे करीबी व्यक्ति की पीठ पर वार किया। आह!
जिन लोगों को माधुरी ने मारा था वे दर्द से चिल्लाने लगे। वे तैयार नहीं थे जब माधुरी ने उनकी पीठ काट दी। जो लोग माधुरी के वार से सुरक्षित थे वे तुरंत माधुरी की ओर झपट पड़े। माधुरी इन लोगों से ज्यादा चतुर थी। वो कहीं और जाने के लिए फिर से अपनी तकनीक का उपयोग करने लगी। अनंत द्वार संप्रदाय के लोगों ने केवल माधुरी की छाया पर हमला किया। वो छाया लंबे समय तक नहीं टिक सकी और पल भर में नीले प्रकाश के कणों में बदल गई। माधुरी फिर से उन लोगों के पीछे दिखाई दी और उनकी पीठ पर हमला किया। अनंत द्वार संप्रदाय के लोग बहुत चिड़चिड़े हो गए जब उन्होंने देखा कि माधुरी उन सभी के साथ खेल रही है। हर कोई अंधाधुंध माधुरी पर हमला करने लगा। जैसे ही वे माधुरी पर हमला करने के लिए दौड़े, आसमान के ऊपर से लाल फूलों की बहुत सारी पंखुड़ियां गिरीं। इन फूलों की पंखुड़ियों ने आसमान को बहुत खूबसूरती से सजाया। फूलों की पंखुड़ियां अनंत द्वार संप्रदाय के लोगों की ओर नीचे उतरने लगीं। जब फूलों की पंखुड़ियां गिरीं और उन्होंने उन लोगों के कपड़ों या शरीर को छुआ तो जहां लाल फूल की पंखुड़ी गिरी थी वहां तुरंत एक घाव दिखाई दिया। अचानक उभरे घाव से खून निकलने लगा। आह! इस अजीब बात को देखकर अनंत द्वार संप्रदाय के लोग फिर से चिल्लाए। उन्होंने नहीं सोचा था कि ये लाल फूलों की पंखुड़ियां उन्हें घायल कर सकती हैं। वे सब सहम गए जब उन्होंने देखा कि उनके शरीर के ऊपर हजारों पंखुड़ियां गिर रही हैं। अगर उन्हें इतनी सारी पंखुड़ियों से मारा जाता तो ये निश्चित था कि वे टुकड़ों में काट दिए जाते। अनंत द्वार संप्रदाय के लोगों ने अपने शरीर के करीब मौजूद फूलों की पंखुड़ियों को दूर भगाने की कोशिश की। वे बहुत सावधान थे। वे इस बार उन पर बरसने वाली लाल फूलों की पंखुड़ियों से आहत नहीं होना चाहते थे। माधुरी ने स्थिति का फायदा उठाकर अनंत द्वार संप्रदाय के लोगों पर हमला किया। ब्लू मून लाइट, माधुरी ने अपनी तकनीक का उपयोग किया। उसके चारों तरफ नीले चांदनी दिखाई देने लगी। नीले चांदनी में नहाई माधुरी बहुत सुंदर लग रही थी। माधुरी ने अनंत द्वार संप्रदाय के लोगों पर हमला करने के लिए चांदनी का उपयोग करना शुरू कर दिया। आह! अनंत द्वार संप्रदाय के लोग दर्द में फिर से चिल्लाए। अभी उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उन्हें बस ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर पर किसी बहुत मजबूत चीज से वार किया जा रहा है। नीली चांदनी इतनी पारदर्शी थी कि केवल कुछ ही लोग माधुरी के हमले को देख सकते थे। अनंत द्वार संप्रदाय के लोग परेशान और दबे हुए लग रहे थे जब उन्होंने नैना और माधुरी द्वारा किए गए संयुक्त हमलों का विरोध किया। सब लोग, चलो उन दो महिलाओं पर हमला करते हैं। अगर हम इसी तरह रक्षा करते रहे तो जल्द ही या बाद में हम हार जाएंगे। अनंत द्वार संप्रदाय के दल नायक ने तुरंत अपने आसपास के लोगों को माधुरी और नैना पर हमला करने का आदेश दिया। अध्याय 394 अनंत द्वार संप्रदाय के विरुद्ध भाग 2। अनंत द्वार संप्रदाय के लोगों को महसूस हुआ कि माधुरी और नैना के पास जो ताकत है वो बहुत ही अजीब और मजबूत है। अगर उन्होंने उन दोनों पर हमला नहीं किया तो ये निश्चित था कि वे लड़ने से पहले ही हार जाएंगे। अनंत द्वार संप्रदाय के लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक दल का लक्ष्य माधुरी थी और एक का नैना। अनंत द्वार संप्रदाय के लोग माधुरी और नैना की ओर झपटे। उन्होंने अपने सामने मौजूद लाल फूलों की पंखुड़ियों की कोई परवाह नहीं की। लाल फूलों की पंखुड़ियों को चीरकर निकलने के कारण उनके शरीर पर अनगिनत घाव हो गए, जिसके कारण अनंत द्वार संप्रदाय के लोग खून से लथपथ दिखाई दे रहे थे। अनंत द्वार संप्रदाय के लोगों ने लाल फूलों की पंखुड़ियों से मिलने वाले घावों पर कोई ध्यान नहीं दिया। माधुरी और नैना को उम्मीद नहीं थी कि अनंत द्वार संप्रदाय के लोग इतने पागल होंगे। उन्होंने वास्तव में चाकू जैसी तेज फूलों की पंखुड़ियों को पार कर लिया था। नैना और माधुरी ने तुरंत रक्षात्मक मुद्रा अपना ली। उन दोनों ने अनंत द्वार संप्रदाय के लोगों द्वारा किए गए हमलों का सामना किया। माधुरी ने रक्षा के लिए चांदनी का उपयोग किया, जबकि नैना ने अनंत द्वार संप्रदाय के हमलों के खिलाफ सुरक्षा कवच बनाने के लिए लाल फूलों की पंखुड़ियों का उपयोग किया। अनंत द्वार संप्रदाय के लोग माधुरी और नैना के सामने पहुंच गए। उन सभी ने माधुरी और नैना द्वारा बनाए गए सुरक्षा घेरे पर हमला किया। अनंत द्वार संप्रदाय के लोगों के हमले बहुत आक्रामक थे। एक साथ कई लोगों के प्रहार के कारण माधुरी और नैना द्वारा बनाई गई सुरक्षा डगमगाने लगी। अगर ये इसी तरह जारी रहता है तो इसकी पुष्टि की जा सकती है कि माधुरी और नैना द्वारा बनाई गई सुरक्षा उनके सामने दुश्मन द्वारा किए गए आक्रामक हमलों से नष्ट हो जाएगी। प्रिया ने देखा कि नैना और माधुरी पर अनंत द्वार संप्रदाय के लोगों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। प्रिया ने नैना और माधुरी की मदद करना शुरू कर दिया। प्रिया ने अपने हाथ में मौजूद कमल वीणा को बजाना शुरू किया। जैसे ही प्रिया ने अपने हाथ में कमल वीणा बजाई, एक सुखद ध्वनि गूंजने लगी। प्रिया का वादन बहुत अच्छा था। जिन महिलाओं ने इसे सुना उन्हें लगा कि उनकी आत्मा और मन बहुत सहज हो गए हैं। आर्यन की सभी महिलाओं ने अपने शरीर के भीतर शक्ति का प्रवाह महसूस करना शुरू कर दिया। आह! दर्द हो रहा है, उस आवाज को रोको, बहुत दर्द हो रहा है। अनंत द्वार संप्रदाय के लोग बर्फ पर लौटने लगे।
वे बहुत दर्द के कारण अपने सिर को पकड़ रहे थे। उन सभी ने अपने कान बंद करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से कमल वीणा की आवाज उन्हें अभी भी सुनाई दे रही थी। प्रिया की कमल वीणा की आवाज का स्वर अनंत द्वार संप्रदाय के लोगों के सुनने के लिए बहुत दर्दनाक था। जब उन्होंने प्रिया द्वारा बजाए गए स्वरों को सुना तो उनके सिर फटने जैसा महसूस होने लगा। डेविस राग टेक्निक का अभिशाप बहुत प्रभावी था। ये लोग प्रिया द्वारा बजाए गए स्वर से दर्द में दिखाई दे रहे थे। भले ही प्रिया ने अभी डेविस राग तकनीकों के पहले स्तर पर ही महारत हासिल की थी, लेकिन प्रिया द्वारा प्रदर्शित ताकत इतनी महान हो सकती थी। सब लोग उस महिला पर हमला करो जो वीणा बजा रही है। अनंत द्वार संप्रदाय के लोग इस दर्दनाक आवाज को सहन नहीं कर सकते। उन्हें इस भयानक वीणा बजाने वाले व्यक्ति को खत्म ही करना था। अनंत द्वार संप्रदाय के लोगों को चलने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। कमल वीणा से निकलने वाले स्वर ने उनके सिर चकरा दिए थे। माधुरी और नैना ने प्रिया द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने अनंत द्वार संप्रदाय के उन लोगों पर हमला किया जो प्रिया द्वारा बजाई जा रही कमल वीणा की आवाज से भ्रमित दिख रहे थे। अनंत द्वार संप्रदाय के लोग बहुत खराब स्थिति में थे। उन पर उन सुंदर महिलाओं द्वारा हर दिशा से हमला किया जा रहा था जिन्हें वो अपहरण करना चाहते थे। आह, मैं इसे अब और सहन नहीं कर सकता। मुझे यहां से बाहर निकलना होगा। अनंत द्वार संप्रदाय के लोग इसे अब और सहन नहीं कर सके। इन सुंदर महिलाओं से लड़ने के बजाय उनका भाग जाना ही बेहतर था। अनंत द्वार संप्रदाय के लोग खुद को बचाने के लिए भाग निकले। वे इन भयानक सुंदरियों से निपटना नहीं चाहते थे। तुम कहां जा रहे हो? रीना ने अनंत द्वार संप्रदाय के उन लोगों को इतनी आसानी से भागने नहीं दिया। रीना ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। रीना की हथेली से पानी जैसी नीली रोशनी प्रकट हुई। बुम 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 बुम। जैसे ही रीना ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन से समुद्र के पानी जैसा नीला पानी निकलने लगा। ये पानी ऊपर उठने लगा और एक गुंबद बनाने लगा। इस गुंबद ने अनंत द्वार संप्रदाय के लोगों को घेर लिया। अनंत द्वार संप्रदाय के लोग पानी के गुंबद में कैद हो गए। पानी की जेल में बड़ी मात्रा में पानी भरना शुरू हो गया। इस पानी ने गुंबद को पूरी तरह भर दिया। पानी की जेल में फंसे लोग न तो हिल सकते थे और न ही सांस ले सकते थे। पूरा गुंबद पानी से भर गया था और कोई हवा यहां प्रवेश नहीं कर सकती थी। रीना की साधना तकनीक का नाम सागर आशीर्वाद था। ये तकनीक रीना को इस पूरे ब्रह्मांड में हर तरह के पानी को नियंत्रित करने की अनुमति दे सकती थी। पानी इस पूरे ब्रह्मांड में हर जीवित प्राणी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पानी के बिना सभी जीवित चीजें विलुप्त हो जाएंगी। रीना वास्तव में अपार शक्ति रखती थी। ये कहा जा सकता है कि रीना की सागर आशीर्वाद तकनीक हर जीवित प्राणी के जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नियंत्रित कर सकती थी। पानी की जेल के अंदर दबाव बहुत अधिक था। अनंत द्वार संप्रदाय के लोगों ने पानी के दबाव को महसूस किया। धीरे धीरे अनंत द्वार संप्रदाय के लोगों की चेतना फीकी पड़ने लगी। अत्यधिक पानी के दबाव में और सांस न ले पाने के कारण अनंत द्वार संप्रदाय के लोग एक एक करके गिरने लगे। अगर ये इसी तरह जारी रहता है तो इसकी पुष्टि की जा सकती है कि अनंत द्वार संप्रदाय के लोग सांस न ले पाने के कारण मर जाएंगे। रीना इतनी क्रूर महिला नहीं थी। ये देखकर कि अनंत द्वार संप्रदाय के लोग कमजोर हो गए हैं, उसने अपनी तकनीक वापस लेने का निर्णय लिया। रीना द्वारा अपनी तकनीक वापस लेने के बाद अनंत द्वार संप्रदाय के लोग बर्फ पर गिर पड़े। वे बहुत बुरी तरह खांस रहे थे। ये लोग उन मछलियों की तरह लग रहे थे जो अभी अभी पानी से बाहर आई हों। अनंत द्वार संप्रदाय के लोग इतने कमजोर दिख रहे थे कि उनमें अपने सामने मौजूद सुंदर महिलाओं से लड़ने का जज्बा ही नहीं बचा था। लगता है इतना काफी है। परी, कृपया अपनी पौधों को नियंत्रित करने की शक्तियों से उन्हें बांध दो। प्रिया ने परी से यज्ञड्रिसिल हृदय कला का उपयोग करके इन लोगों को बांधने को कहा। ठीक है। परी ने प्रिया की ओर से हिलाया। उसने पौधों को उगाने के लिए यज्ञड्रिसिल हृदय कला का उपयोग करना शुरू कर दिया। जमीन से काफी बड़ी जड़ें उगने लगीं। ये जड़ें उन लोगों की ओर बढ़ने लगीं जो कमजोर स्थिति में थीं। परी ने इस विशाल पेड़ की जड़ों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। विशाल जड़ों ने अनंत द्वार संप्रदाय के लोगों के पैरों को लपेट लिया, जिसके बाद जड़ों ने लोगों को बर्फ पर पटकना शुरू कर दिया। धप धप। अनंत द्वार संप्रदाय के लोगों को विशाल पेड़ की जड़ों द्वारा बार बार बर्फ पर पटका गया। परी उन जड़ों को नियंत्रित करने में विफल रही जो उसने उगाई थीं, जिसके परिणाम स्वरूप जड़ें नियंत्रण से बाहर हो गईं और लोगों को पटकने लगीं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। परी ने उन लोगों से माफी मांगने की कोशिश की जिन्हें उसकी उगाई गई विशाल जड़ों द्वारा पटका जा रहा था। सभी महिलाएं बेबसी से मुस्कुराईं जब उन्होंने परी को देखा जो दुश्मन से माफी मांग रही थी जिससे उन्हें लड़ना था। अध्याय 395। एक थप्पड़ से दुश्मन की हार।
आर्यन ने हर्षल के आदमियों का मामला प्रिया और अन्य लोगों पर छोड़ दिया। उसे विश्वास था कि वे सभी इन लोगों को हरा सकती हैं। आर्यन को खुद भी हर्षल के साथ हिसाब चुकता करना था। ये आदमी हिम संप्रदाय में हुई सभी उथल पुथल का मास्टरमाइंड था। हर्षल वास्तव में मालती और कंचन के प्रति बुरे विचार रखने के लिए काफी साहसी था। इसके अलावा अभी कुछ समय पहले हर्षल के मन में प्रिया, माधुरी, मीनल, नैना, रीना और परी के प्रति भी बुरे विचार आए थे। इस अपराध की कीमत हर्षल को खुद चुकानी होगी। उसने आज जो कुछ भी किया है उसके परिणाम उसे स्वीकार करने होंगे। आर्यन ने अपना समय बर्बाद नहीं किया। वो पैदल ही वहां गया जहां हर्षल था। आर्यन के कदम काफी तेज थे। देखते ही देखते आर्यन हर्षल के सामने पहुंच गया। आर्यन ने हर्षल की ओर काफी शत्रुतापूर्ण नजरों से देखा। हर्षल ने देखा कि आर्यन ठीक उसके सामने था। हर्षल के अनुसार आर्यन की गति बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। हर्षल को अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कंचन द्वारा बनाए गए राक्षसी भ्रम से भी अधिक भयानक था। क्या इत्तेफाक है कि तुम यहां आए? इस तरह मेरे लिए तुम्हें मारना आसान हो गया है, हर्षल ने बहुत अहंकारी लहजे में कहा। इस दुनिया में हर्षल हर किसी को एक ऐसी वस्तु मानता है जिससे वो अपनी इच्छा से खेल सकता है। इसी कारण उसने अपने सामने खड़े आर्यन को कम आंका। जिस वातावरण में हर्षल पला बढ़ा था वो बहुत अच्छा था। उसे अनंत द्वार संप्रदाय के लोगों द्वारा बहुत लाड़ प्यार दिया गया था। हर दिन हर्षल को विशेष उपचार मिलता था। जो कोई भी हर्षल के आदेशों का विरोध करने की हिम्मत करता था उसे कड़ी सजा दी जाती थी। कुछ को तो मृत्युदंड तक दे दिया जाता था। अनंत द्वार संप्रदाय का हर कोई हर्षल का बहुत सम्मान करता था। हर्षल के मुंह से निकलने वाली बातों का विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। यही कारण है कि हर्षल इस दुनिया में हर किसी को एक ऐसी वस्तु मानता है जिस पर वो कदम रख सकता है और अपनी इच्छा से खेल सकता है। आर्यन काफी चिढ़ गया जब उसने अपने सामने वाले आदमी को इतना अहंकारी व्यवहार करते देखा। ऐसा लग रहा था कि उसे दिखाना होगा कि यहाँ का असली बॉस कौन है। आर्यन अपनी जगह से गायब हो गया। आर्यन ने अपना हाथ हर्षल की गर्दन की ओर बढ़ाया। उसने हर्षल की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया। हर्षल ने आर्यन की हरकतों को नहीं देखा। जब तक उसे एहसास हुआ तब तक वो आर्यन द्वारा हवा में उठाया जा चुका था। हर्षल अपनी ताकत का इस्तेमाल कर आर्यन से लड़ने की कोशिश करता है। आर्यन के हाथों में हर्षल ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। हर्षल ने अपने पास मौजूद बिजली की शक्ति का उपयोग करके आर्यन पर हमला करना शुरू कर दिया। हर्षल की कोशिशें बेकार गईं। आर्यन उसके द्वारा किए गए हमलों से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। हर्षल की बिजली ने आर्यन को केवल गुदगुदी जैसा महसूस कराया। इसका आर्यन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या तुम्हारे पास बस यही शक्ति है? इतनी कमजोर ताकत के साथ तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? तुम मूर्ख! आर्यन ने हर्षल का उपहास किया जो वर्तमान में उसके हाथों में था। हर्षल द्वारा दिखाई गई ताकत बहुत कमजोर दिखती है। इतनी ताकत के साथ वो आर्यन से बात करते समय बहुत अहंकारी है। जल्दी से मुझे छोड़ दो। मैं अनंत द्वार संप्रदाय का युवा मास्टर हूं जो कुनलुन की पवित्र भूमि के क्षेत्र के शासकों में से एक है। अगर तुमने मेरे बाल के 1 इंच को भी हिलाने की हिम्मत की तो तुम्हारे पूरे परिवार का अंत दुखद होगा। हर्षल ने संप्रदाय के प्रभाव का इस्तेमाल कर आर्यन को डराने की कोशिश की। आर्यन एक बहादुर व्यक्ति था। वो कुनलुन पवित्र भूमि को नियंत्रित करने वाली महान शक्तियों में से एक से निपटने के लिए कभी नहीं डरता था। मुझे परवाह नहीं है कि तुम उन महान शक्तियों में से एक के युवा मास्टर हो जो कुनलुन पवित्र भूमि को नियंत्रित करती हैं। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। अब अपने किए का परिणाम भुगतो। आर्यन और भी मजबूत होने लगा जब उसने हर्षल की गर्दन पकड़ रखी थी। आर्यन की पकड़ बहुत मजबूत थी। हर्षल दर्द में था और सांस नहीं ले पा रहा था। कोई भी, प्लीज मुझे बचाओ! फटी हुई आवाज में हर्षल ने अनंत द्वार संप्रदाय के उन लोगों से मदद मांगी जो उसके सामने लड़ रहे थे। दुर्भाग्य से अनंत द्वार संप्रदाय के लोग हर्षल की मदद नहीं कर सके। वे वर्तमान में आर्यन की सुंदर महिलाओं के खिलाफ लड़ने के कारण खुद ही मुसीबत में थे। कनिष्ठ, तुम्हारी इतनी हिम्मत! जल्दी से हमारे युवा मास्टर को छोड़ दो जो तुम्हारे हाथ में है, अन्यथा तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। शकील अर्थात रेनलिए ने आर्यन पर गरजा। शकील अंततः अनंत द्वार संप्रदाय के प्रोफाउंड जहाज से नीचे उतरना चाहता था। वो नीचे का भयानक दृश्य और नहीं देख सकता। अगर हर्षल को कुछ हुआ तो संप्रदाय का मास्टर निश्चित रूप से उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। आर्यन ने शकील की ओर देखा जो अभी अभी आया था। आर्यन शकील की उमड़ती हुई हत्यारी आभा को महसूस कर सकता था। मुझे इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। आर्यन का इस बूढ़े आदमी से कोई काम नहीं था। उसे सिर्फ हर्षल से मतलब था। आर्यन ने शकील के चेहरे पर बहुत जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ ने उसे यहां से कुछ ही दूर एक पहाड़ से टकराने से पहले कई किलोमीटर तक उड़ा दिया। आर्यन का थप्पड़ काफी मजबूत था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। थप्पड़ खाने के बाद शकील निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो गया होगा। अब आर्यन को कोई परेशान नहीं करेगा। सभी परेशान करने वाले लोग उसके द्वारा हटा दिए गए थे।
अध्याय 396 महान एल्डर मनोज। अब तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें मौत से भी ज्यादा दर्दनाक कुछ महसूस कराऊंगा। आर्यन हर्षल को नहीं मारेगा, वो हर्षल को मौत से भी ज्यादा दर्दनाक कुछ महसूस कराएगा। अपने मन में आर्यन ने हर्षल को प्रताड़ित करने के कई तरीकों के बारे में सोचा है। आर्यन हर्षल को प्रताड़ित करना शुरू करने ही वाला था। धप! जब आर्यन हर्षल के साथ कुछ करना चाहता था, तभी कोई कहीं से आया और उस पर अचानक हमला कर दिया। आर्यन, जो इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था, इस हमले के कारण कई दसियों मीटर पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। आर्यन ने तुरंत उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने अभी उस पर अचानक हमला किया था। उसने न केवल अचानक हमला किया, बल्कि इस व्यक्ति ने आर्यन के हाथों से हर्षल को भी छीन लिया। हर्षल के ठीक बगल में आर्यन ने काले कपड़ों में एक बूढ़े आदमी को देखा। इस बूढ़े आदमी से एक शक्तिशाली और बहुत ही दबंग आभा निकल रही थी। इस बूढ़े आदमी के पास जो साधना आधार है, उसे देखते हुए इस बूढ़े आदमी को ओवरलॉर्ड रेल्म के 10वें चरण के शिखर पर होना चाहिए। इस आदमी को दिव्य क्षेत्र की ओर आधा कदम पहुंचने के लिए बस थोड़े और प्रयास की जरूरत थी। छोटे हर्षल, क्या तुम ठीक हो? जिस बूढ़े आदमी ने अभी अचानक हमला किया था, उसने हर्षल की स्थिति के बारे में पूछा। महान एल्डर मनोज, मैं ठीक हूं, मुझे आर्यन से बचाने के लिए धन्यवाद। हर्षल ने मनोज को धन्यवाद दिया, जिसने उसे आर्यन से बचाने में मदद की। इस बूढ़े आदमी का सामना करते समय हर्षल का रवैया थोड़ा सम्मानजनक था। इस बूढ़े आदमी के सामने हर्षल आज्ञाकारी लग रहा था। इस बूढ़े आदमी का नाम मनोज था। वो अनंत द्वार संप्रदाय का एक महान एल्डर था। अनंत द्वार संप्रदाय में मनोज का पद काफी ऊंचा था, यहां तक कि हर्षल के पिता को भी मनोज को सम्मान देना पड़ता था। ये बहुत अच्छा है। मनोज ने हर्षल की ओर सिर हिलाया। वो खुश था कि हर्षल ठीक है और उसे चोट नहीं आई। इससे पहले मनोज चुपके से हर्षल का पीछा कर रहा था। उसे पर्दे के पीछे से हर्षल की रक्षा करने का आदेश दिया गया था। यदि कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती तो शायद मनोज सबके सामने प्रकट नहीं होता। महान एल्डर मनोज, मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं। शकील, जिसे आर्यन ने थप्पड़ मारा था, हर्षल और मनोज के पास वापस आ गया। शकील का हुलियात बहुत दयनीय लग रहा था। उसका चेहरा थोड़ा मुड़ गया था और उसके दांत भी टूट गए थे। आप देख सकते हैं कि अभी जो थप्पड़ पड़ा था वो काफी जोरदार था। शकील को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि आर्यन की ताकत इतनी महान होगी, यहाँ तक कि वो, जो ओवरलॉर्ड रेल्म के 9वें चरण में था, आर्यन जैसे कनिष्ठ के थप्पड़ को सहने में असमर्थ था। शकील, जल्दी करो और हर्षल को यहाँ से ले जाओ, मैं तुम दोनों से बाद में मिलूंगा। मनोज ने शकील से हर्षल को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहा। हर्षल की सुरक्षा के लिए यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। बेहतर होगा कि हर्षल को जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दिया जाए। ठीक है महान एल्डर मनोज, मैं समझ गया। मैं युवा मास्टर हर्षल को यहाँ से ले जाऊंगा। शकील ने तुरंत हर्षल की कलाई पकड़ी। शकील हर्षल को वापस प्रोफाउंड जहाज पर वापस ले गया, जिसके बाद हर्षल और शकील उस पर सवार हो गए। प्रोफाउंड जहाज गड़गड़ाने लगा और इस जगह से दूर उड़ने लगा। अपनी अधिकतम गति के साथ प्रोफाउंड जहाज ने हिम संप्रदाय को छोड़ दिया। तुम कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। आर्यन हर्षल को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसे अभी भी हर्षल से उस बात की कीमत वसूलनी है जो उसने मालती और कंचन के साथ की थी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। मनोज ने आर्यन के सामने आ गया। मनोज ने आर्यन का रास्ता रोक दिया, जो उस प्रोफाउंड जहाज का पीछा करना चाहता था जिस पर हर्षल सवार था। तो फिर मैं तुम्हें रास्ते से हटा दूंगा। चूंकि ये आदमी उनके रास्ते में आने की कोशिश कर रहा था, आर्यन ने इस बूढ़े आदमी को खत्म करने का फैसला किया। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसने इन मुट्ठियों का इस्तेमाल मनोज को मारने के लिए किया। मनोज ने भी अपनी मुट्ठियां भींची। उसने आर्यन की ओर से आने वाले प्रहारों के लिए खुद को तैयार किया। धप! एक टक्कर हुई। आर्यन और मनोज के बीच मुक्कों के प्रहार से एक शक्तिशाली झटका पैदा हुआ। उनके नीचे की बर्फ इस झटके से उड़ गई। मनोज सैकड़ों मीटर पीछे हट गया। अभी के मुकाबले में मनोज पूरी तरह से हार गया था। उसे आर्यन के द्वारा इस तरह पीछे धकेल दिया गया। भले ही मनोज ने पहले के प्रहार में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, लेकिन यह अविश्वसनीय था कि वो फिर भी आर्यन जैसे युवा कनिष्ठ से हार जाएगा। आर्यन अपनी जगह पर खड़ा रहा। नील ड्रैगन से विरासत प्राप्त करने के बाद आर्यन की शारीरिक शक्ति बहुत मजबूत हो गई थी। यदि मनोज शारीरिक शक्ति का उपयोग करके आर्यन के खिलाफ लड़ता है तो उसका जीतना संभव नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास इतनी जबरदस्त शक्ति होगी। इसमें कोई शक नहीं कि तुम मुझसे लड़ने में बहुत आत्मविश्वस्त हो। तुम जान चुके हो कि मैं शक्तिशाली हूं, तो अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम जैसे बूढ़े के खिलाफ बल प्रयोग करने में संकोच नहीं करूंगा। आर्यन ने मनोज से अपना रास्ता छोड़ने को कहा।
नौजवान, तुम बहुत अहंकारी हो। इस आसमान के ऊपर अभी एक और आसमान है। इस दुनिया में अभी ऐसे लोग हैं जो तुमसे बहुत अधिक शक्तिशाली हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके बारे में तुम अभी बात कर रहे हो। हम अनंत द्वार संप्रदाय एक महान शक्ति हैं। यदि तुम हमें अपमानित करते हो तो तुम पर बहुत बड़ी विपत्ति आएगी। इसके बजाय मनोज ने आर्यन को उपदेश दिया। मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैंने तुम्हें अपमानित कर दिया है। ऐसे समय में मेरे पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। आर्यन मूर्ख नहीं है, उसने अनंत द्वार संप्रदाय को अपमानित कर दिया है। बेहतर होगा कि आर्यन पहले प्रहार करे, बजाय इसके कि दुश्मन उस पर पहले हमला करे। मनोज की बातों का आर्यन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पौराणिक अनंत द्वार संप्रदाय का नाम सुनकर भी ये लड़का बिल्कुल नहीं डरा। तो फिर मुझे दोष मत देना अगर तुम इस लड़ाई में मर जाते हो। मनोज ने अब आर्यन पर फालतू शब्दों को बर्बाद नहीं किया। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ कौन हारेगा, आर्यन ने मनोज से कहा। आर्यन और मनोज से अत्यंत शक्तिशाली आभा निकलनी शुरू हो गई। मनोज का शरीर वर्तमान में बिजली की आभा से घिरा हुआ था, जो हर जगह प्रहार कर रहा था, जबकि आर्यन एक बहुत ही गर्म सिल्वर रंग की लौ से घिरा हुआ था। आर्यन और मनोज ने अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। जब आर्यन और मनोज की आभाएं मिलीं तो धरती और आसमान कांपने लगे। आर्यन और मनोज द्वारा डाले गए शक्ति के दबाव से यहाँ के लोगों को भी प्रभावित किया। यहाँ तक कि आर्यन की महिलाएं भी आर्यन द्वारा प्रदर्शित ताकत से प्रभावित थीं। ये वास्तव में अद्भुत है। ये पहली बार है जब मैंने अपने पति को अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ते हुए देखा है। प्रिया आर्यन द्वारा प्रदर्शित ताकत को देखकर दंग रह गई। अध्याय 397 गति बनाम गति। प्रिया, माधुरी, नैना, रीना और परी ने अनंत द्वार संप्रदाय के लोगों से निपटना समाप्त कर लिया था। वे पांचों वर्तमान में आर्यन की लड़ाई देख रही थीं, जो कुछ दूरी पर हो रही थी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इस पति की ताकत असाधारण रूप से मजबूत है। माधुरी ने भी स्वीकार किया कि आर्यन द्वारा दिखाई गई ताकत अत्यंत शक्तिशाली थी। बड़े भाई आर्यन वास्तव में बहुत अच्छे, कूल लग रहे हैं। परी ने देखा कि आर्यन जो कर रहा था वो बहुत शानदार था। सिर्फ प्रिया ही नहीं थी जो आर्यन द्वारा दिखाई गई ताकत से चकित थीं। माधुरी, नैना, रीना और परी भी आर्यन की वर्तमान ताकत को देखकर दंग रह गई थीं। यहाँ केवल मालती और कंचन ही आर्यन की ताकत देखकर हैरान नहीं थीं, क्योंकि उन दोनों ने पहले ही प्राचीन विरासत स्थल में अनडेड ड्रैगन के खिलाफ आर्यन की ताकत देखी थी। नंदिनी धीरे से मुस्कुराई जब उसने आर्यन को अपनी शक्ति का उपयोग करते देखा। जिस चीज ने नंदिनी को आकर्षित किया वो आर्यन द्वारा प्रदर्शित स्वर्गीय ज्वाला थी। आर्यन द्वारा प्रदर्शित अग्नि शक्ति उस शक्ति से कहीं अधिक पूर्ण थी जो नंदिनी करने में सक्षम थी। नंदिनी ने अपने और यहाँ मौजूद महिलाओं के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाया। वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि प्रिया और यहाँ मौजूद अन्य महिलाओं को कुछ ना हो। आर्यन और मनोज ने एक दूसरे की ओर देखा। वे दोनों पहले से ही लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार थे। आर्यन और मनोज एक दूसरे के पहले कदम उठाने का इंतजार कर रहे थे। ये देखकर कि मनोज ने पहले हमला करने का इरादा नहीं किया, आर्यन ने मनोज पर हमला करने के लिए पहले जाने का फैसला किया। आर्यन ने 9 परछाई कदमों का उपयोग किया। ये आर्यन की प्रमुख तकनीक थी। आर्यन ने मनोज को चकमा देने के लिए एक परछाई बनाई। धप! आर्यन अचानक मनोज के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने सामने मौजूद मनोज की छाती पर वार किया। आर्यन के घूंसे से मनोज को उसके पीछे कई 100 मीटर दूर भेज दिया। मनोज के रुकने के बाद उसने अपनी छाती पकड़ी जहां आर्यन ने अभी प्रहार किया था। आर्यन के घूंसे से मनोज काफी दर्द में दिख रहा था। जब आर्यन ने प्रहार किया तब मनोज पूरी तरह से बेखबर था। मनोज ने आर्यन द्वारा की गई हलचल को बिल्कुल भी नहीं देखा। कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मनोज आर्यन पर गरजा। मनोज ने अपने हाथों में गहरी ऊर्जा इकट्ठा की। विद्युत हथौड़ा मुक्का। मनोज की मुट्ठी बिजली के हथौड़े में बदल गई। मनोज ने इस मुक्के का निशाना आर्यन पर साधा। जब मनोज ने विद्युत हथौड़ा मुक्के का उपयोग करके आर्यन को मारा तो उसका मुक्का किसी भी चीज को नहीं छू पाया। मनोज द्वारा किए जा रहे मुक्के से केवल खाली हवा पकड़ी गई। क्या? मनोज ये देखकर हैरान रह गया कि उसने केवल आर्यन की परछाई पर प्रहार किया था। तुम मूर्ख, मैं तुम्हारे पीछे हूं, आर्यन मनोज से बोला। आर्यन अब मनोज के पीछे जा चुका था। पीछे मौजूद आर्यन ने तुरंत मनोज की पीठ पर लात मारी। मनोज नीचे जमीन पर गिर पड़ा। बूम! जमीन हिल गई जब मनोज जमीन पर गिरा। मनोज को आर्यन ने लात मारी थी और वो नीचे जमीन से टकराया था। मनोज के जमीन से टकराने के बाद एक काफी बड़ा गड्ढा बन गया। मनोज वर्तमान में एक विशाल गड्ढे के बीच में पेट के बल लेटा हुआ था। पफ! मनोज ने अपने मुंह की मिट्टी उगली।
मनोज की पीठ भी बहुत दर्दनाक थी। ये पहली बार था जब मनोज को उसके दुश्मन ने इस स्थिति में पहुंचाया था। इससे पहले मनोज ने कभी ऐसी कड़वी हार का अनुभव नहीं किया था। मनोज ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। मनोज के सिर की कई नसें बाहर निकल आईं। मनोज पहले से ही आर्यन पर बहुत क्रोधित था। मनोज गड्ढे के भीतर से उठने लगा। उसने गुस्से से भरी आंखों से आर्यन की ओर देखा। हो, तुम अभी भी उठ सकते हो? मुझे लगा तुम्हारी बूढ़ी हड्डियां अभी वाली चीज के कारण टूट गई होंगी। आर्यन ने अपने सामने मौजूद मनोज से कहा। तुम पहले व्यक्ति हो जो मुझे इस स्थिति में डाल पाए हो। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तुम्हें मेरे सामने घुटनों पर ले आएगा। मनोज ने अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ निकालना शुरू किया। मनोज ने अभी जो निकाला वो एक गोल वस्तु थी। ये गोल वस्तु एक काले कपड़े से ढकी हुई थी। काले कपड़े से ढकी हुई चीज बहुत रहस्यमयी लग रही थी। हारने के लिए तैयार हो जाओ। मनोज ने एक गोल वस्तु को ढकने वाला काला कपड़ा खोला। जब कपड़ा खोला गया तो आर्यन के सामने एक दर्पण प्रकट हुआ। पता चला कि काले कपड़े के अंदर की चीज एक गोल दर्पण था। आर्यन ने सोचा कि ये चीज सामूहिक विनाश का कोई पुश्तैनी हथियार होगी। अप्रत्याशित रूप से ये सिर्फ एक गोल दर्पण था जिसका उपयोग आंतरिक समय में लोग करते थे। मनोज आर्यन पर हंसा। उसने दर्पण को आर्यन की ओर करना शुरू किया। आर्यन, जल्दी वहां से हटो। नंदिनी अचानक आर्यन की ओर झपटी। उसने आर्यन को तुरंत वहां से हटने की चेतावनी दी। भागने के लिए अब देर हो चुकी है। इसे महसूस करो। गोल दर्पण से एक तेज रोशनी निकलने लगी। इस रोशनी ने आर्यन और नंदिनी को घेर लिया। अध्याय 398 यूजी दर्पण। मनोज के पास मौजूद दर्पण से निकलने वाली रोशनी बहुत तेज थी। आर्यन और नंदिनी कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। उनकी आंखों के सामने सफेदी छा गई। प्रिया और अन्य महिलाएं भी आर्यन और नंदिनी की ओर देखने में असमर्थ थीं। उनकी दृष्टि भी गोल दर्पण से निकलने वाली रोशनी से धुंधली हो गई थी। जैसे ही वो अंधा कर देने वाली रोशनी गायब हुई, आखिरकार प्रिया और अन्य महिलाएं फिर से देख पाने में सक्षम हुईं। प्रिया ने तुरंत उस स्थान की ओर देखा जहां अभी आर्यन था। जब प्रिया ने उस स्थान को देखा तो उसने पाया कि आर्यन गायब हो चुका था। न केवल आर्यन गायब हुआ, बल्कि नंदिनी और मनोज भी प्रिया की नजरों से ओझल हो गए थे। वे कहाँ चले गए? प्रिया ने तुरंत अपने पास मौजूद सुंदरियों से पूछा। माधुरी, नैना, रीना और परी ने एक साथ अपने सिर हिला दिए। वे सभी नहीं जानती थीं कि आर्यन और नंदिनी कहाँ चले गए हैं। ऐसा लगता है कि मेरे छोटे पति और शिक्षिका अभी उस चकाचौंध भरी रोशनी के साथ चले गए हैं। जब सभी महिलाएं आर्यन के ठिकाने की तलाश में भ्रमित थीं, तभी मीनल आसमान से नीचे उतरी। मीनल ने अभी अभी जितेंद्र और सलमान को हराना समाप्त किया था। इन दो लोगों को बेहोश करने में मीनल को थोड़ा अधिक समय लगा। चूंकि वे दोनों उससे भागने की कोशिश कर रहे थे, मीनल को उन दोनों की साधना कल्टीवेशन को अपाहिज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बहन मीनल, क्या आप जानती हैं कि वो रोशनी पति को कहाँ ले गई? प्रिया को ये ज्यादा समझ नहीं आया, इसलिए उसने पूछा कि अभी वो रोशनी आर्यन और नंदिनी को कहाँ ले गई है। मैं भी इसके बारे में नहीं जानती। मीनल ने अपना सिर हिलाया। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो रोशनी आर्यन और नंदिनी को कहाँ ले गई थी। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे दोनों निश्चित रूप से ठीक होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वे दोनों सुरक्षित वापस आएंगे। मीनल को पूरा विश्वास था कि आर्यन और नंदिनी ठीक होंगे। आर्यन और नंदिनी का साधना आधार इतना मजबूत था कि उन दोनों को निश्चित रूप से कुछ नहीं होगा। अभी और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें करनी है। बेहतर होगा कि हम उन महिलाओं की स्थिति देखें। मीनल ने हिम संप्रदाय की उन महिलाओं की ओर इशारा किया जो ठीक नहीं लग रही थीं। प्रिया, माधुरी, मीनल, नैना, रीना और परी को अभी याद आया कि इस समय हिम संप्रदाय की महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। वे सभी आर्यन और मनोज के बीच की लड़ाई देखने में इतनी मग्न थीं कि वे इसे भूल गई थीं। प्रिया, माधुरी, मीनल, नैना, रीना और परी हिम संप्रदाय की महिलाओं की ओर गईं। वे हिम संप्रदाय की महिलाओं को हुए घावों का इलाज करने की पूरी कोशिश करेंगी। इस बीच आर्यन और नंदिनी को एक बहुत ही अजीब जगह पर ले जाया गया था। इस जगह के चारों ओर केवल कांच ही कांच था। आर्यन को अपनी आंखों के सामने दूर तक फैले कांच के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। ये कहाँ है? आर्यन वर्तमान जगह के बारे में थोड़ा भ्रमित था। ऐसा लगता है कि हम एक दर्पण की दुनिया में हैं। नंदिनी ने आर्यन को बताया कि वे वर्तमान में एक दर्पण की दुनिया में हैं। दर्पण की दुनिया? वो क्या है? आर्यन ने नंदिनी से पूछा। नंदिनी ने आर्यन को दर्पण की दुनिया क्या है ये समझाना शुरू किया। उसने इसे आर्यन को बहुत ही सरल और संक्षिप्त तरीके से समझाया। तो आप कह सकती हैं कि हम वर्तमान में दर्पण के अंदर हैं? नंदिनी के स्पष्टीकरण को समझने के बाद अब आर्यन समझ गया कि वे कहाँ थे। पता चला कि वे वर्तमान में उस दर्पण के अंदर थे जो मनोज के पास था। नंदिनी ने आर्यन की ओर सिर हिलाया।
इस कलाकृति को यूजी दर्पण कहा जाना चाहिए। ये एक ऐसी कलाकृति है जो सेलेस्टियल टीयर में है। नंदिनी ने आर्यन को बताया कि ये कलाकृति सेलेस्टियल टीयर की है। सेलेस्टियल टीयर, क्या आप सुनिश्चित हैं कि हम वर्तमान में एक सेलेस्टियल टीयर कलाकृति के अंदर हैं? आर्यन ये जानकर काफी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मनोज के पास एक सेलेस्टियल टीयर कलाकृति होगी। सेलेस्टियल टीयर कलाकृतियां अत्यंत दुर्लभ थीं। गॉड रियल में केवल बहुत कम शक्तिशाली लोग थे जिनके पास इस तरह की कलाकृतियां थीं। एक मौजूदा सेलेस्टियल टीयर कलाकृति एक कमजोर मालिक को नुकसान पहुंचा सकती थी। इसी कारण एक सेलेस्टियल टीयर कलाकृति का मालिक हमेशा एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। यदि मालिक कमजोर होता तो कोई भी इस कलाकृति को आसानी से छीन सकता था। शुरुआत में मैं भी हैरान थी जब मैंने उस व्यक्ति को एक ऐसी कलाकृति निकालते देखा जो सेलेस्टियल टीयर में है। मुझे लगा कि यह नकली कलाकृति है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में असली है। नंदिनी ने सोचा था कि मनोज द्वारा निकाला गया यूजी दर्पण नकली था। ये अप्रत्याशित था कि मनोज द्वारा निकाला गया दर्पण वास्तव में असली था। तुम पहले से ही मेरे क्षेत्र में फंस चुके हो, अब तुम मेरे खिलाफ और नहीं जीत पाओगे। मनोज अचानक आर्यन के सामने प्रकट हुआ। मनोज आर्यन और नंदिनी पर हंसा। हमें जल्दी यहां से बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। आर्यन ने मनोज को चेतावनी दी कि वो खुद को और नंदिनी को यूजी दर्पण से बाहर निकाल ले। तुम मुझे खत्म करना चाहते हो? क्यों ना तुम अभी इसकी कोशिश करो। मनोज हंसा और उसने आर्यन का मजाक उड़ाया। आर्यन को यह अच्छा नहीं लगा जब मनोज ने उसका मजाक उड़ाया। इस बूढ़े आदमी ने खुद को कमजोर समझने की हिम्मत की थी। आर्यन ने 9 परछाई कदम उठाए। वो तेजी से मनोज के सामने पहुंचा। ब्रेकिंग मीटियोर ब्लो। आर्यन ने अपने सामने मौजूद मनोज पर हमला करने के लिए ब्रेकिंग मीटियोर ब्लो का इस्तेमाल किया। मनोज ने आर्यन के हमले से बिल्कुल भी बचाव नहीं किया। वो आर्यन की ओर देखकर उपहास्यपूर्ण मुस्कान के साथ मुस्कुराया। आर्यन, रुक जाओ, उस पर हमला मत करो। नंदिनी ने आर्यन को चेतावनी देने की कोशिश की कि वो अपने सामने मौजूद मनोज पर हमला ना करे। नंदिनी की चेतावनी थोड़ी देर से आई। ब्रेकिंग मीटियोर ब्लो पहले ही आर्यन के सामने मौजूद मनोज पर लग चुका था। धप। ब्रेकिंग मीटियोर ब्लो आर्यन के सामने मौजूद मनोज पर लगा। जब ब्रेकिंग मीटियोर ब्लो मनोज के शरीर से टकराया तो आर्यन को लगा कि उसने मनोज के शरीर पर प्रहार नहीं किया। आर्यन को जो लगा वो कांच की तरह सख्त और फिसलन महसूस हुआ। आर्यन द्वारा मनोज को मारने के बाद अचानक आर्यन के सामने एक शक्तिशाली मुक्का प्रकट हुआ। इस मुक्के की शक्ति आर्यन के शरीर से टकराई। इस हमले को प्राप्त करने के बाद आर्यन कुछ कदम पीछे हट गए। अभी का हमला काफी दर्दनाक था। आर्यन को महसूस हुआ कि अभी का हमला उसी ब्रेकिंग मीटियोर ब्लो के समान था जो उसने अभी मनोज पर इस्तेमाल किया था। आर्यन, क्या तुम ठीक हो? नंदिनी आर्यन के पास गई। उसने आर्यन की स्थिति पूछी। मैं ठीक हूं। आर्यन ठीक है, उसे अभी मिले हमले से केवल थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। आर्यन को ठीक देखकर नंदिनी ने राहत की सांस ली। तुम पहले इतने लापरवाह क्यों थे? क्या मैंने तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहा था? सुंदरी देवी नंदिनी ने आर्यन को डांटा जो लापरवाहीपूर्ण व्यवहार कर रहा था। अभी जब आर्यन ने लापरवाही से काम किया तो नंदिनी उसके लिए बहुत चिंतित थी। उसे डर था कि कहीं आर्यन को कुछ न हो जाए। अध्याय 399। आर्यन कुछ असंभव करने की कोशिश कर रहा है। नंदिनी ने कभी किसी के लिए उस हद तक चिंता नहीं की थी जिस हद तक वो आर्यन के लिए चिंतित थी। यहां तक कि अपने परिवार के प्रति भी नंदिनी ने कभी ऐसी चिंता नहीं दिखाई थी। नंदिनी को महसूस होने लगा कि उसके मन में आर्यन के प्रति विशेष भावनाएं हैं, अन्यथा वो आर्यन की स्थिति के बारे में इस तरह चिंतित क्यों होती? तुम इस तरह पीछे क्यों हट रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे नष्ट करना चाहते हो? चलो इसे जल्दी करो। मनोज ने आर्यन को उस पर हमला करने के लिए उकसाया। आर्यन मनोज पर हमला नहीं करेगा। वो जानता था कि उसके सामने वाला मनोज असली मनोज नहीं है। आर्यन, इस व्यक्ति की बातों में मत फंसना। वास्तव में वर्तमान में हमसे बात करने वाला सिर्फ एक प्रतिबिंब है। असली व्यक्ति यहीं कहीं छिपा हुआ है। नंदिनी ने आर्यन को बताया कि उनके सामने जो है वो केवल प्रतिबिंब का प्रतिबिंब है। असली मनोज इस समय यहीं कहीं आसपास छिपा होगा। ओह हाँ, एक और बात है जो मैं तुम्हें पहले बताना भूल गई थी। यहाँ जो दर्पण है वो तुम्हारे द्वारा किए गए सभी हमलों को प्रतिबिंबित कर सकता है। इसलिए लापरवाही से हमला न करें, वरना तुम्हारे हमले तुम्हारे पास ही वापस आ जाएंगे। नंदिनी ने आर्यन को बताया कि यहाँ मौजूद कांच का दर्पण इस जगह पर दर्पण से टकराने वाले हर हमले को वापस मोड़ने में सक्षम था। ठीक है, मैं समझ गया। आर्यन नंदिनी द्वारा दिए गए संक्षिप्त स्पष्टीकरण को समझ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब आर्यन ने मनोज के प्रतिबिंब पर हमला किया तो आर्यन द्वारा किया गया हमला वास्तव में खुद को ही लगा। पता चला कि इस जगह का कांच का दर्पण हमले को उसके मालिक पर ही वापस प्रतिबिंबित कर सकता है। यूजी दर्पण को सेलेस्टियल टीयर कलाकृति कहने का हक था,
इसमें वास्तव में एक अत्यंत असाधारण क्षमता थी। तो तुम मुझ पर हमला नहीं करना चाहते, तो फिर मुझे तुम दोनों पर हमला करने दो। मनोज ने आर्यन और नंदिनी पर हमला करने का फैसला किया। बिजली का प्रहार। मनोज के दोनों हथेलियों से कड़कती बिजली निकली। मनोज के हाथ में मौजूद बिजली हर दिशा में दौड़ने लगी। मनोज द्वारा छोड़ी गई बिजली को कांच के दर्पणों द्वारा सोख लिया गया। दर्पण द्वारा सोख लिए जाने के बाद बिजली आर्यन और नंदिनी की ओर दागी जाने लगी। आर्यन और नंदिनी तुरंत उन दोनों पर लक्षित बिजली की चमक से बच निकले। उन दोनों को उन हजारों बिजली के प्रहारों से बचना पड़ा जो मनोज ने अभी छोड़े थे। बिजली के प्रहार से बचते हुए आर्यन और नंदिनी ने मनोज के ठिकाने को खोजने की कोशिश की। इसे रोकने के लिए उन दोनों को असली मनोज को खोजने में सक्षम होना था। आर्यन और नंदिनी पहले ही उन अनगिनत बिजली के प्रहारों से बच चुके थे जो उन दोनों की ओर बढ़े थे, लेकिन बिजली के प्रहारों ने आर्यन और नंदिनी पर हमला करना बंद नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई अंत ही नहीं है। बिजली के शॉट एक कांच के दर्पण से दूसरे दर्पण पर उछलते रहे जब तक कोई सीधा बिजली का प्रहार नहीं झेलता। बिजली बार बार टकराकर आर्यन और नंदिनी की ओर बढ़ती रहेगी। हा 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 हा, चलो नाचो, इसे करना बंद मत करो। मनोज ने हंसा जब उसने आर्यन और नंदिनी को अपनी बिजली के प्रहारों से बचते हुए देखा। ये बकवास काम नहीं कर रही। आर्यन ने देखा कि यह बिजली का हमला अंतहीन है। अगर वो बचता रहा तो देर सवेर आर्यन थक जाएगा। इसे महसूस करो। आर्यन ने स्वर्गीय चांदी की ज्वाला की गेंद कांच के दर्पण की ओर फेंकी। जब स्वर्गीय चांदी की ज्वाला कांच के दर्पण से टकराई तो दर्पण ने उसे सोख लिया, जिसके बाद दर्पण ने उस ज्वाला को आर्यन की ओर वापस कर दिया। चांदी का आग का गोला फिर से आर्यन की ओर दागा गया। बूम! चांदी की आग का गोला आर्यन से टकराया और एक विस्फोट हुआ। आर्यन! नंदिनी ने फिर से आर्यन का नाम चिल्लाया। आर्यन ने नंदिनी को फिर से चिंतित कर दिया। हे, मनोज हंसा जब उसने आर्यन को अपने ही हमले की चपेट में आते देखा। ऐसी चीजों को देखकर मनोज बहुत खुश हुआ। वोस! आर्यन ने अपना हाथ लहराया। उसके आसपास का धुआं गायब हो गया। चांदी के आग के गोले के विस्फोट को झेलने के बाद आर्यन ठीक लग रहा था। आर्यन के शरीर पर एक भी घाव नहीं दिख रहा था। यूजी दर्पण इतना शक्तिशाली था कि आर्यन की स्वर्गीय चांदी की ज्वाला भी उस पर वापस प्रतिबिंबित हो सकती थी। ऐसा लग रहा था कि आर्यन को इस जगह के कांच के दर्पण से निपटने के लिए एक योजना बनानी होगी। जब आर्यन सोच रहा था, बिजली का प्रहार फिर से उसकी ओर बढ़ने लगा। आर्यन ने एक सुरक्षा कवच बनाया। बिजली के प्रहार आर्यन द्वारा बनाए गए सुरक्षा कवच पर बरसने लगे। बिजली की बारिश के दौरान आर्यन का सुरक्षा कवच थोड़ा कांप गया। बिजली का प्रहार काफी मजबूत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये कवच लंबे समय तक नहीं टिकेगा। इसलिए आर्यन को जल्दी करनी होगी और मनोज और यूजी दर्पण से निपटने का रास्ता खोजना होगा। आर्यन अपना दिमाग लगाने लगा कि वो इस जगह के कांच के दर्पणों को कैसे नष्ट कर सकता है। कुछ देर सोचने के बाद आर्यन को आखिरकार इस कष्टदायक दर्पण से निपटने का एक रास्ता मिल गया। आर्यन द्वारा उपयोग किया जाने वाला तरीका शायद हास्यास्पद होगा, लेकिन उसे यकीन था कि यह तरीका अच्छी तरह से काम करेगा। कामिनी, बाहर आओ। आर्यन ने कामिनी को बाहर आने के लिए कहा। इस बार आर्यन को अपने हमले को मजबूत करने के लिए कामिनी की मदद की जरूरत थी। मास्टर, क्या ये नाश्ते का समय है? कामिनी ऐसी लग रही थी जैसे वो अभी सोकर उठी हो। उसने पूछा कि क्या नाश्ते का समय हो गया है? आर्यन पूरी तरह असहाय है। कामिनी केवल खाना और सोना जानती है। ये तलवार की आत्मा वाली लड़की अब उस सुअर की तरह लगने लगी है जिसका काम सिर्फ सोना और खाना है। कोई मुफ्त नाश्ता नहीं है, तुम्हें पहले मेरी मदद करनी होगी। आर्यन ने कामिनी से पहले अपनी मदद करने को कहा, अन्यथा वो आर्यन को अपना खून नहीं पिलाएगा। ठीक है, लेकिन आपको वादा करना होगा कि काम खत्म होने के बाद आप मुझे एक उपहार देंगे। कामिनी ने आसानी से आर्यन से वादा किया। जब तक उसे खाना मिलता रहेगा, कामिनी वो करेगी जो आर्यन चाहेगा। कामिनी सिर्फ खाने के बारे में सोचती थी, इसलिए जब तक आर्यन ने उसे खाना खिलाने का वादा किया, वो करेगी जो आर्यन चाहेगा। ठीक है, तो जल्दी बाहर आओ, आर्यन ने कामिनी से वादा किया। कामिनी खुश दिखी जब उसने आर्यन का वादा सुना। कामिनी अपनी जगह से बाहर आई। वो एक तलवार में बदल गई। जब आर्यन के दाहिने हाथ के पास दिव्य यिनयांग तलवार प्रकट हुई तो आर्यन ने तुरंत अपने दाहिने हाथ के पास मौजूद तलवार को पकड़ लिया। आर्यन ने तलवार पकड़ी और उसे अपने सामने वाले कांच के दर्पण की ओर घुमाया। आर्यन ने अपनी दोनों पलकें बंद कर लीं। उसने तलवार पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। तलवार स्वर्गीय चांदी की ज्वाला से घिरने लगी। तलवार के ज्वाला से ढक जाने के बाद एक गहन बर्फ भी तलवार को घेरने लगी थी। तलवार बर्फ और आग से घिरने लगी थी। ये एक आश्चर्यजनक दृश्य था। अध्याय 400 अंतर्ज्ञान का उपयोग। ये कुछ ऐसा है जो इस पूरे ब्रह्मांड के किसी भी साधक को करना चाहिए। आर्यन अभी जो कर रहा है वो पूरी तरह से दुनिया के नियमों के खिलाफ है। प्राचीन काल से बर्फ और आग दो ऐसे तत्व थे जो एक दूसरे को काटते थी। इन दोनों तत्वों को मिलाना संभव नहीं था।
दोनों तत्व एक दूसरे के साथ संघर्ष करेंगे। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि उसने जो किया वो काम करेगा। ये आर्यन के लिए अपने आप में एक उपलब्धि थी। नंदिनी, जो गॉड रियल्म से आई थी, वो भी ये देखकर हैरान रह गई कि आर्यन बर्फ और आग के तत्वों को एक में मिला सकता है। गॉड रियल्म में किसी के लिए भी ऐसा करना लगभग असंभव था। गॉड रियल्म में वास्तव में कुछ ऐसे लोग हैं जो दो तकनीकों को साधने में सक्षम हैं, जिनमें अलग अलग तत्व हैं। ये लोग आमतौर पर या तो जीनियस होते हैं या विशेष शरीर वाले होते हैं। भले ही वो दो तत्वों को साध सकते थे, लेकिन इन लोगों के लिए उन दो तत्वों को जोड़ना काफी असंभव था जो एक दूसरे के विरोधी हों। ये करना बिल्कुल असंभव है। इतिहास में ऐसा कोई नहीं हुआ जो बर्फ और आग को एक इकाई में जोड़ सके, जैसा आर्यन ने किया था। आर्यन ने दिव्य यिन यांग तलवार की ओर देखा, जो स्वर्गीय चांदी की ज्वाला और गहन बर्फ से ढकी हुई थी। ये वास्तव में बहुत अच्छी लग रही थी। आर्यन ये आजमाना चाहता था कि स्वर्गीय चांदी की ज्वाला, गहन बर्फ और दिव्य यिन यांग तलवार की संयुक्त शक्ति कैसी है। आर्यन ने अपने सामने वाले दर्पण की ओर क्षैतिज रूप से प्रहार करने की कोशिश की। चीर! दिव्य यिन यांग तलवार के एक प्रहार ने आर्यन के सामने मौजूद पूरे कांच के दर्पण को बिना किसी निशान के चकनाचूर कर दिया। यहां तक कि कांच का एक टुकड़ा भी नहीं बचा। यूजी दर्पण दिव्य यिन यांग तलवार के प्रहारों को प्रतिबिंबित करने में पूरी तरह असमर्थ था, जिन्हें स्वर्गीय चांदी की ज्वाला और गहन बर्फ द्वारा मजबूत किया गया था। नंदिनी और मनोज, जिन्होंने ये देखा, वे बहुत चौंक गए। उन दोनों को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन यहां मौजूद कांच के दर्पण को इतनी आसानी से नष्ट कर सकता है। यूजी दर्पण एक सेलेस्टियल टीयर कलाकृति थी। यूजी दर्पण के पास जो शक्ति थी वो निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी, और अब यूजी दर्पण, जो एक सेलेस्टियल टीयर कलाकृति थी, उसे आर्यन द्वारा आसानी से नष्ट किया जा सकता था। अब तुम्हारे पास मुझसे बचने के लिए कोई जगह नहीं है। आर्यन आखिरकार मनोज का मजाक उड़ाने में सक्षम हुआ। इससे पहले मनोज द्वारा मजाक उड़ाए जाने के बाद अब आर्यन की बारी थी मनोज का मजाक उड़ाने की। धिक्कार है! मनोज ने आर्यन को कोसा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन के पास इतनी अविश्वसनीय शक्ति होगी। यहां तक कि उसके पास मौजूद सबसे शक्तिशाली कलाकृति भी आर्यन के प्रहार का विरोध करने में असमर्थ थी। मनोज ने हमेशा ये रहस्य छिपाकर रखा था कि उसके पास यूजी दर्पण कलाकृति है। वो नहीं चाहता था कि किसी और को पता चले कि उसके पास इतनी बड़ी कलाकृति है। यहां तक कि अनंत द्वार संप्रदाय के उच्च अधिकारियों को भी नहीं पता था कि मनोज के पास यूजी दर्पण कलाकृति है। मनोज ने हमेशा ये रहस्य अकेले ही रखा। यदि किसी को यूजी दर्पण के रहस्य का पता चलता तो मनोज तुरंत उस व्यक्ति को मार देता, ताकि उसके रहस्य का पता किसी को न चले। और अब वो कलाकृति जिस पर उसे सबसे अधिक गर्व था, वो उसे आर्यन जैसे कनिष्ठ से बचाने में असमर्थ थी। आर्यन ने अपने सामने मौजूद सभी कांच के दर्पणों पर हमला करना शुरू कर दिया। उसे परवाह नहीं थी कि मनोज उस दर्पण के पीछे है जिसे वो तोड़ रहा है। आर्यन का लक्ष्य बहुत स्पष्ट था। उसे तुरंत इस यूजी दर्पण से बाहर निकलना था, और ऐसा करने के लिए आर्यन के पास दो विकल्प थे। पहला ये कि उसे मनोज को मारना होगा, और दूसरा ये कि उसे मनोज को खुद को बाहर निकालने के लिए मजबूर करना होगा। दूसरा विकल्प आर्यन के लिए करना निश्चित रूप से कठिन होगा। इससे बेहतर है कि बस मनोज को मार दिया जाए। मनोज के मरने के बाद यूजी दर्पण का कोई मास्टर नहीं रहेगा। कोई भी बिना मास्टर वाले यूजी दर्पण को नियंत्रित कर सकता है और अपना बना सकता है। मनोज ने आर्यन की दिव्य यिन यांग तलवार से बचने की कोशिश की। मनोज ने खुद को दिव्य यिन यांग तलवार से बचाने की कोशिश की, जो एक समय घातक थी। सौभाग्य से यूजी दर्पण बहुत चौड़ा है, इसलिए मनोज अभी भी कुछ समय के लिए आर्यन से छिप सकता था। आर्यन अभी भी कांच के बवंडर को काट रहा था, जो उसका रास्ता रोक रहा था। अब तक उसे मनोज के छिपने की जगह नहीं मिली थी। इस जगह में बहुत सारे कांच के दर्पण हैं, और ये बहुत विस्तृत है। इतने सारे कांच के दर्पणों को नष्ट करना काफी कठिन है। ऐसा लगता है कि मुझे उस व्यक्ति को ये दिखाने के लिए मजबूर करना होगा कि वो कहाँ है, आर्यन ने अपने दिल में कहा। अगर आर्यन लापरवाही से हमला करता रहा तो वो कभी भी मनोज के छिपने की जगह नहीं ढूंढ पाता। उसे मनोज को अपनी छिपने की जगह दिखाने के लिए ललचाना पड़ा। आर्यन ने अपने चारों ओर कांच के बवंडर पर हमला करना बंद कर दिया। मुझे लगा तुम एक योद्धा हो। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम एक कायर हो जो केवल चूहे की तरह भाग सकता है। आर्यन ने मनोज को उस पर हमला करने के लिए उकसाया। जो मनोज छिपा हुआ था, उसने आर्यन के द्वारा कही गई बातों से अपमानित महसूस किया। मनोज एक ऐसा योद्धा था जो अपने सामने आने वाले हर दुश्मन से लड़ने के लिए कभी नहीं डरता था। आज उसका अपमान आर्यन जैसे युवा कनिष्ठ ने किया। मनोज आर्यन के मुंह से निकले अपमान को कैसे सहन कर सकता था। तुम छोकरे, मैं तुम्हें पछतावे कराऊंगा कि तुमने मुझे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत की। मनोज आखिरकार आर्यन के सामने फिर से प्रकट हुआ।
यहाँ मौजूद लगभग हर कांच के दर्पण में मनोज की छवि दिखाई दी। इन छवियों की संख्या इतनी अधिक थी कि यहाँ मौजूद परछाइयों की संख्या को गिनना कठिन था। मनोज और उसकी कांच पर मौजूद सभी परछाइयों ने अपनी हथेलियां अपनी छाती के सामने मिलाना शुरू कर दिया। मनोज और कांच पर मौजूद सभी परछाइयों ने कुछ ऐसे शब्द पढ़ना शुरू कर दिया जिन्हें समझना किसी के लिए भी कठिन था। मनोज के मंत्रोच्चार समाप्त करने के बाद उसके शरीर से खून जैसी लाल बिजली निकलने लगी। लाल बिजली ने मनोज के शरीर को घेरना शुरू कर दिया। मनोज का पहले से पतला शरीर बड़ा होने लगा। मनोज के शरीर का आकार इतना बढ़ गया कि जो कपड़े वो पहने थे वो टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि वो उसके शरीर को संभालने में असमर्थ थे। अब मनोज का शरीर मजबूत और शक्तिशाली मांसपेशियों से भर गया था। मुझे परवाह नहीं है कि तुम बच्चे की तरह रो या चिल्लाओ, इस बार मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं तुम्हें मार डालूं। मनोज आर्यन पर गरजा। यहाँ मौजूद मनोज की परछाइयों ने आर्यन की ओर लाल बिजली छोड़ना शुरू कर दिया। आर्यन ने मनोज द्वारा कहे गए शब्दों को सुना। उसने फिर से अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाया। सुरक्षा कवच बनाने के बाद आर्यन ने अपनी आंखें बंद करना शुरू कर दिया। आर्यन का लक्ष्य पूरा हो गया। मनोज पूरी तरह से उसके द्वारा कही गई बातों के जाल में फंस गया था। अब आर्यन को केवल असली मनोज के अस्तित्व को महसूस करने की आवश्यकता है। इस बार आर्यन केवल अपने पास मौजूद अंतर्ज्ञान पर ही भरोसा कर सकता है। आर्यन ने अपने दिल और दिमाग को शांत करने की कोशिश शुरू की। उसे असली मनोज के अस्तित्व को खोजने पर ध्यान केंद्रित करना था। ये करना कोई आसान काम नहीं है। आर्यन को इन अनगिनत परछाइयों के बीच असली मनोज को खोजना है। यहाँ आर्यन अपनी स्पिरिट सेंस का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए वो केवल अपने अंतर्ज्ञान पर ही भरोसा कर सकता है। आर्यन के लिए मनोज के खिलाफ जीतने का यही एकमात्र रास्ता था। हा, तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? क्या तुम असली मुझे खोजने में भ्रमित हो? मनोज संतुष्टि के साथ हंसा। आर्यन निश्चित रूप से इन कई परछाइयों के बीच खुद को नहीं ढूंढ सकता था। आर्यन मनोज के अस्तित्व को खोजने पर ध्यान केंद्रित करता रहा। उसने अपने दिल को असली मनोज के अस्तित्व को खोजने के लिए खुद का नेतृत्व करने दिया। कुछ ही पलों बाद आर्यन ने अपनी आंखें खोली। अब उसे असली मनोज का अस्तित्व मिल गया था। बिना किसी समय की देरी के आर्यन तुरंत असली मनोज की ओर बढ़ा। आर्यन ने अपनी दिव्य यिन यांग तलवार आगे बढ़ाई। वो अपने सामने मौजूद असली मनोज को मारना चाहता था। खपाच! दिव्य यिन यांग तलवार ने बहुत आसानी से मनोज के शरीर को बेध दिया। मनोज की आंखें अचानक फटी रह गईं जब उसने खुद को दिव्य यिन यांग तलवार से बिंधा हुआ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन उसके असली रूप का पता लगा सकता है। तुम्हारे द्वारा पैदा की गई मुसीबत के लिए इतना ही काफी है। मनोज आर्यन के लिए परेशानी पैदा करने के लिए काफी था। मनोज का शरीर इस समय गर्म और ठंडा था। वो कोई दर्द या कुछ भी नहीं महसूस कर पा रहा था। उसका पूरा शरीर शून्य महसूस हो रहा था। स्वर्गीय चांदी की ज्वाला और गहन बर्फ की संयुक्त शक्ति से मनोज का शरीर धीरे धीरे नष्ट होने लगा। क्षण भर में मनोज का शरीर इस दुनिया से गायब हो गया। स्वर्गीय चांदी की ज्वाला और गहन बर्फ की संयुक्त शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। मनोज के शरीर का कोई निशान नहीं बचा। स्वर्गीय चांदी की ज्वाला और गहन बर्फ की संयुक्त शक्ति का उपयोग करने के बाद आर्यन ने महसूस किया कि वो बहुत थक गया है। ऐसा लगता था कि उसने स्वर्गीय चांदी की ज्वाला और गहन बर्फ के संयोजन को बनाए रखने के लिए अपनी बहुत अधिक गहरी ऊर्जा का उपयोग किया था। आर्यन, उस व्यक्ति को हराने के लिए बधाई हो। नंदिनी आर्यन के पास आई। उसने उस व्यक्ति पर विजय हासिल करने के लिए आर्यन को बधाई दी जिसने यूजी दर्पण को कंट्रोल किया था। नंदिनी आर्यन द्वारा किए गए काम से काफी हैरान थी। ये अप्रत्याशित था कि ये छोटा आदमी असली मनोज के ठिकाने का पता लगाने में सक्षम होगा। नंदिनी को खुद भी असली मनोज के ठिकाने का पता लगाने में कठिनाई हुई थी।